चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं क्लासिकल फिजिक्स का नेक्स्ट शाखा जिसका नाम है ऑप्टिक्स। और ये सिलेबस में 14 मार्क्स का है, 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स का है, आप सब लोग को पता भी होगा। ये प्रकाश की, और प्रकाश की क्या है तो इसके बारे में हम एक दो लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं कि प्रकाश की जो है ये चिरस्मात भौतिकी की एक शाखा है। समझ रहे हैं? ये जो है चिरस्मात भौतिकी की एक शाखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चिरस्मात भौतिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ सकते हैं? ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे कि इसको मुख्यतः देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसको बांटा गया है? यहाँ इसको दो भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाश की, या दूसरे को भौतिक प्रकाश की, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। दो भागों में इसको बांटा गया है, ये वाला इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके बाद ये चीज़ आप समझ गए सब लोग। फिर से समझ सकते हैं प्रकाश की क्या है तो ये चिरस्मात यानी क्लासिकल फिजिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में पूरी प्रकाश के बारे में हम स्टडी करेंगे। आप आगे इसको बढ़ते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, अब यदि आप जानना चाहेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है यह एक प्रकाश की यानी जो ऑप्टिक्स की एक शाखा है। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। प्रकाश की शाखा में प्रयोग द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और फिर इन नियमों की सहायता से ज्यामितीय विधि द्वारा अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, परावर्तन तथा अपवर्तन से प्रतिबिंब आदि का बनना। इन सारी विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है। राइट, बात समझ में आया? तो याद रखिए कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये वाला कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे भौतिक प्रकाश की क्या है। भौतिक प्रकाश की के बारे में आप समझ सकते हैं, उसमें इसको वेव ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें समझ सकते हैं, कुछ खास नहीं, यहाँ पे आप समझ रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। तो प्रकाश की इस शाखा में आप देखेंगे तो प्रकाश की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और प्रकाश की प्रवृत्ति के आधार पर इसके गुण जैसे में प्रकाश का गमन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कंडीशन। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद चलिए, इसके बाद एक लेसन हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है, इसमें सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है आप सबको पता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, ये प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। सब लोग को ये चीज़ पता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। इसमें से एक नोट है, आप याद कर सकते हैं। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन वस्तुओं को क्या सदृश्य बनाता है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को क्या बनाता है? सदृश्य बनाता है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको मैं एक बात बता दूं कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना क्या करता है? उत्पन्न करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पर डिस्कस करूँ। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति पे डिस्कस आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो नेचर ऑफ लाइट यही बताता है कि प्रकाश, विभिन्न साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टडी किया। इसके बारे में स्टडी न्यूटन्स ने किया, हाइगेंस ने किया, डी ब्रोगली ने किया। ठीक है, प्लैंक, बहुत सारे लोग किए। ठीक है,
न्यूटन्स के अनुसार प्रकाश कण है और हाइगेंस के अनुसार तरंग है, लेकिन डी ब्रोगली ने ये चीज़ बताया कि ये जो है इसकी दो नेचर होती है। अगर एक ही मान के चला जाए तो एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो हम सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, यानी सभी घटनाओं को प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए हमें दोनों मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। तो आप यहाँ प्रकाश की दो प्रकृति होती है। जब प्रकाश चलता है तो तरंग के जैसा व्यवहार करता है, और जब किसी सतह पे पड़ता है तो कण के जैसा व्यवहार करता है। आप छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, यानी ऐसे ऐसे ये प्रकाश चलेगा तो तरंग के जैसे, लेकिन इस पॉइंट पे की बात करें, इस पॉइंट तो ये कण के जैसा व्यवहार करता है। छोटी छोटी आप याद रखेंगे। ये इस पे कण के जैसा आप देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव इससे रिलेटेड है। यहाँ से फोटो आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं एक बात बता दूं नेक्स्ट आपको, इस कंडीशन के बाद ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ से आप एक दो छोटी छोटी और भी बात बता सकते हैं कि प्रकाश को यदि देखा जाए तो प्रकाश जो है ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका वेग लगभग निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ हमने पढ़ेंगे, जैसे में कि प्रकाश के बारे में आप जान लिए। अब हम जानेंगे क्या चीज़, किरण पुंज। तो आप देखिएगा नेचर में प्रकाश कई प्रकार से, कई तरीक़ा से चलते हुए प्रतीत होता है। तो बीम ऑफ लाइट में हम यही समझते हैं कि प्रकाश कितने तरीक़ा से चलता है। तो प्रकाश समांतर भी चल सकता है। प्रकाश जब चलेगा तो बहुत सारी किरणों की पुंज चलेगी, बहुत सारी किरण। ठीक है, तो समांतर भी चलता है, अभिसारी और अपसारी, ये कंडीशन आप याद रखेंगे, यानी पैरेलल, ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, तो आप 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़े होंगे। 3 तरीक़ा से प्रकाश चलेगा। आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये कैसे 3 तरीक़ा से चलता है। ठीक है, आप कभी देखेंगे तो समांतर, चलिए मैं बारी बारी से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समांतर ऐसे चलेगा, कभी क्या होगा, कभी विभिन्न बिंदु से जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से समझिए। कभी क्या होगा, यहाँ से, समझ रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो ये वाला क्या है, पैरेलल है, ये वाला क्या है, कन्वर्जिंग, और ये वाला डाइवर्जिंग है। ठीक है, ये इस पे मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर आप समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है या समांतर चलती है, ऐसे किरण के पुंज को क्या बोलेंगे हम, समांतर किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, आप हमेशा इसको याद रखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अभी तुरंत बताया था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, समांतर, इसमें किरण कैसे चलेगी, समांतर चलेगी, ये पैरेलल में ऐसे चलेगी। ठीक है, उसके बाद अभिसारी के बारे में भी आप जानते ही होंगे। अभिसारी क्या है, अभिसारी में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न बिंदु से प्रकाश, या ऐसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न प्रकाश स्रोतों से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ये कंडीशन आप याद रखिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें विभिन्न अलग अलग बिंदु से आएगी और एक ही बिंदु पे मिलेगी। ये प्रकाश का एक चलने का नेक्स्ट तरीका है। ठीक है, ट्रेवल करने का। नेक्स्ट कंडीशन पर अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद अपसारी माने डाइवर्जिंग। तो इसको जब ठीक से आप समझेंगे तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज यहाँ से एक जगह से निकलेगी और विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, जैसे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट बता दूं आपको कि प्रकाश के गमन की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। प्रकाश के गमन की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आप देखेंगे सभी पदार्थ से प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो गमन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको, पारदर्शी,
ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको बोलेंगे? आप देखेंगे ऐसा माध्यम, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी, अप्रभासी। पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर सकता है उसको पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हैं कांच, पानी, ठीक है, ये सारी ऐसी चीज़ें जिससे प्रकाश पार कर जाएगा तो इसको पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। अपारदर्शी में दीवार, ईंट, फर्श माने लकड़ी जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपारदर्शी बोलेंगे। अपारभासी माने पदार्थ का कुछ ही भाग पार करता है, सब लोगों को पता है, जैसे में कि भीगा हुआ कागज हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। ये आप सब लोग 10th में इसको पढ़े हैं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप खुद से देख सकते हैं। कुछ से प्रकाश पार कर सकता है, कुछ से नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ से थोड़ा सा कर सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्रकाश के परावर्तन पे हम लोग आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं आपको पता भी होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि एक रे इधर से आई, ये इधर गई और ये लंब, समझ रहे हैं, ये वाला एक एंगल और ये वाला, किरण आती है टकरा के उसी माध्यम में जाती है, समझ रहे हैं। इसको ही हम लोग बोलेंगे, प्रकाश की किरण आएगी टकरा के इधर जाएगी, इस घटना को ही क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ और यहाँ 2 एंगल बनता है, एगो आई एंगल है, आप समझ सकते हैं, एगो आर है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे एक रे आई है, एक यहाँ गई है, ये एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। प्रकाश की किरण आएगी टकरा के, इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, सब लोगों को पता है, ठीक है। अगर इसमें आप शॉर्टकट में चाहें कुछ बात बताने के लिए तो यहाँ से भी आप फिगर देख के भी बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण टकरा करके, इसको परावर्तित किरण, इसको अभिलंब, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, इसको आपतन बिंदु, ठीक है। ये सब लोगों को पता है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, इसको जो टकरा के जाएगा उसको परावर्तित किरण, जो बीच में लंब होगा उसको अभिलंब बोलेंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे, ये वाला पॉइंट को, ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे आपतन बिंदु, वो जो दिख रहा है आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। आने वाली किरण को, उसके बाद आपतन कोण का डेफिनेशन कैसे बताएंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। ये कंडीशन आप याद रख सकते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, समझिए। यहाँ से आप चाहें तो आपतित किरण का डेफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चित्र में यही चीज़ समझाया गया है, किसी पारदर्शी सतह से टकराई है उसी माध्यम में लौट गई है, ये पूरी उसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है। चलिए मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए आपतन कोण की परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बने कोण को क्या आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट को बता दूँ, परावर्तित किरण की भी परिभाषा आप यहाँ से बता सकते हैं, जो किरण रिटर्न जाती है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम सब लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं आपको बता भी चुका हूँ 2 नियम। 1 नंबर नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। नेक्स्ट, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। उसके बाद एक इसमें शायद छूटा है, तो आप याद रखिएगा कि आपतन कोण माने I इक्वल टू R, ये दोनों बराबर होता है। इस कंडीशन के बाद मैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार का होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार का, नियमित और विसरित, ये रेगुलर और डिफ्यूजन या इरेगुलर, ठीक है।
तो नियमित और विसरित में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, नियमित में आपको मैं लाइव क्लास में भी ये चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या होगा, किरण ऐसे आएगी समांतर और समांतर ही जाएगी, ये वाला, इसको बोलेंगे नियमित। आप विसरित किसको बोलेंगे? विसरित, विसरित किसको बोलेंगे? आप समझ सकते हैं, किरण आएगी ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलेंगे विसरित। इसमें समांतर आएगी लेकिन समांतर जाएगी नहीं। आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए, नियमित परावर्तन का परिभाषा आप यहाँ से बता भी सकते हैं, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण समांतर आती है, यानी आपतित किरण, जिसमें आपतित किरण समांतर होती है लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होती है, उसी को क्या बोलेंगे? सॉरी, आपतित किरण समांतर होगी और परावर्तित किरण भी समांतर होगी, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। आप हमेशा इसको याद रखिए। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर डिस्कस करने चलिए। ये वाला नियमित, नियमित आप देख रहे हैं, ये नियमित है, इसमें दोनों किरणें समांतर है, ठीक है। और नियमित की एक और विशेषता, नियमित में सोर्स स्रोत दिख जाएगा आपको। जैसे में कि एक कैंडल जलता हुआ रात को लीजिए और एक दीवार के पास ले जाइए और एक आईना के पास, मिरर के पास ले जाइए, दर्पण के पास, आपको दर्पण में पता चलेगा कि स्रोत भी दिखता है, लेकिन मतलब जो स्रोत दिखता है, लेकिन वही स्रोत दीवार पे नहीं दिखेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन के बाद स्रोत यदि वहाँ पे दिख गया, तो इस कंडीशन में आप जिसमें स्रोत दिख गया तो उसको बोलेंगे नियमित, और जिसमें स्रोत नहीं देखा उसको बोलेंगे विसरित, ठीक है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। सेकंड बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात याद रखना है, दर्पण से होने वाला परावर्तन जो होता है वो नियमित होता है। दर्पण से होने वाला परावर्तन नियमित होता है, बाकी दीवार से जो होता है वो अनियमित होता है, बाकी सभी वस्तुओं से होने वाला अनियमित होता है, लेकिन जो दर्पण से होता है वो नियमित होता है। आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट आपको बता दूं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इरेगुलर सरफेस है। इस कंडीशन के बाद आप याद रखेंगे, इसमें आपतित किरण समांतर होगी लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होगी। इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद आएंगे दर्पण। दर्पण आप सब लोग जानते हैं। दर्पण क्या है? पॉलिश की वह समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। पॉलिश की हुई वह समतल सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग मानते हैं कि कांच दर्पण है, लेकिन सच में देखा जाए तो कांच दर्पण नहीं है। कांच के पीछे क्रोमियम या सिल्वर की जो पॉलिश यानी जब की जाती है, जब परत चढ़ाई जाती है, तब जा कर के वो दर्पण बनता है। कांच बस अब उसको शेप रखता है। अगर कोई पूछे कि एक चांदी, एक सिल्वर का कोई भी एक मेटालिक पीस है, चाहे कोई भी टुकड़ा मेटल का, तो वो मिरर उसको कहा जा सकता है। लेकिन कांच अगर बिना कलई किया हुआ तो उसको मिरर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो आप यहाँ से सोच सकते हैं इसकी बात, क्योंकि उससे प्रकाश पार कर जाएगा। और इसकी परिभाषा कहता है कि पॉलिश की वह समतल सतह जिसकी सतह, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न हो जाए, प्रकाश की किरण मैक्सिमम रिटर्न हो जाए, उसी को बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी प्रकार की हम बात करें, प्रकार की, तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि ये 3 प्रकार का होता है: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समझ रहे हैं बात? 3 प्रकार का ये होता है। चलिए नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। चलिए, यहाँ समतल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है, यहाँ सोच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, इसको आप देख सकते हैं। और गोलीय दर्पण के 2 भाग इधर आपको दिख भी रहे हैं। एक भाग ये वाला, देखिए, जो उठा हुआ है, ये जो देखिए, कोई भी सतह आप देख रहे हैं तो सतह आपको 2 फॉर्म में, ऐसे सतह आपको कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिधर कलई, इधर ऐसे पॉलिश, ये पॉलिश है,
तो इन फ्रंट हमारा यही है नीचे वाला। तो जिधर रंगा गया है ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं पेन से कि वो बैक है। तो इधर अगर देखा जाए तो ये वाला हमारा क्या हुआ अवतल और ये वाला क्या हुआ उत्तल। ठीक है। तो कोई भी पूछे कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे हमेशा। इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक को अवतल दर्पण और दूसरे को उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहा जाता है, सॉरी कनकेव मिरर, हाँ। और उत्तल को कहा जाता है कन्वेक्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ। इसके बाद अवतल दर्पण की परिभाषा हम कैसे बताएंगे। यहाँ से बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा होता है। देखिए इधर से ये क्या है, आप इधर से समझ सकते हैं, ये दबा है। ठीक है, इसलिए इसको हमको इस सतह से मतलब है। ठीक है, इसलिए ऐसे अवतल का मतलब ये होता है जिसका दबा होना। ठीक है, जिसका सतह दबा है वही अवतल है, और जिसका सतह उठा है वो उत्तल है। दबना, ठीक है। ये वाला कंडीशन डेफिनेशन आप सबको याद हो गया। मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने एक बात बता दूं आपको। इसके बाद मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें आप समझिए। यहाँ पे CFP, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर ध्रुव जानेंगे। समझ रहे हैं ध्रुव? ध्रुव मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, मैं चित्र में ही सब समझा देता हूँ आपको। इसको ध्रुव बोलेंगे। जिस सेंटर से ये बना होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी दर्पण जिस गोले के केंद्र से बना होता है उस केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसके बाद ये कैपिटल F आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या, ये वाला, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। यानी परिभाषा आपको सबका बताना है। ध्रुव की परिभाषा बताना है तो बता सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। समझ रहे हैं बात? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसमें कि P क्या है, ध्रुव है। उसके बाद वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, तो दर्पण जिस गोले के केंद्र से बना होता है उस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। आप परिभाषा 10th क्लास में सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुख्य फोकस किसको बोलेंगे। मुख्य फोकस यहाँ पे है, तो इसमें होती है प्रकाश की किरण आएगी, टकरा के रिटर्न आएगी, जिस बिंदु पे काटेगी। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाएगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट बता दूं आपको कि ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। यानी कैपिटल F मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसके बाद इस पे देखें तो C और P, यानी C माने वक्रता केंद्र और P माने ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है, ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, अभी आपको बताया। ठीक है, वक्रता केंद्र की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, वक्रता, ठीक है, दर्पण जिस गोले के केंद्र से बना होता है उस केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या आपको पता ही है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाती है। ये वाला कंडीशन। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चलिए आगे तो मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पे फोकस दूरी के डेफिनेशन यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यहाँ से आप सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट पे मैं चल रहा हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट पे उत्तल दर्पण की आपको परिभाषा पता ही है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, उठा होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, आप ऐसे बता भी सकते हैं, ऐसे ऐसे। चलिए इसके बाद मैं बता दूँ, चलिए इसके बाद मैं बता दूँ आपको। अब हम लोग को इमेज पढ़ना है, प्रतिबिंब। आप सब लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से या किसी स्रोत से आती है
तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है तो वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जिसमें कि आप आईना के सामने खड़े हैं तो प्रकाश की किरण आपसे चलेगी, फिर आईना में जाएगी, फिर आईना में क्या होगा, परावर्तन होगा, फिर वो रिटर्न आएगी। ठीक है, तो एक वस्तु दिखे, चाहे किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, आप देख आईना के सामने जो भी रखते हैं, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो उससे प्रकाश की किरण जाएगी, आईना से क्या होगा, परावर्तन होगा, फिर आईना में वो इमेज दिखेगा। ठीक है, तो उसी को इमेज बोलेंगे। यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण आईना में क्या, परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दिखता है, जिसमें कि हम हमारे आँख के पास आती है। तो यही वाला है। ये दो प्रकार का होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है, आप समझ सकते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है क्या चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक माने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आप बता भी सकते हैं, इसमें को नो डाउट। अभी इस कंडीशन के बाद मैं एक बात बता दूं आपको कि एक बार वास्तव में मिलेगी और एक बार वास्तव में नहीं मिलेगी। वास्तव में मिलेगी तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जब वो वास्तव में मिलेगी तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और जब रियल इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, और एक वर्चुअल, यानी वास्तव में मिली तो वास्तव में मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, लाइन काटेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, और वास्तव में नहीं मिलेगी मतलब तो वो उसका इमेजेज कुछ इस तरीके से डॉट डॉट से बनेगा। ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे तो कुछ ऐसे लाइनें आपको मिलती हुई प्रतीत होगी, माने डायरेक्ट लाइन नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन पे मैं एक बात बता दूं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद आप बता सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब लाइन कैसे मिलेगी, इसमें डायरेक्ट मिलेगी। आप यहाँ समझ सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। यहाँ कैंडल रखा गया है, लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर गई, ऐसे यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, आप समझिए। तो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की सबसे बड़ी विशेषता कि हमेशा ये उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप आभासी प्रतिबिंब देखेंगे, वर्चुअल इमेज, तो ये हमेशा सीधा होता है। माने आपको देखना है तो एक चम्मच ले लीजिए और जिधर से वो उठा हुआ उसके मतलब उत्तल साइड में अपना इमेज देखिए, आपको पता चलेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन एक बात बताता है, इमेज अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो सोच लीजिए कि वो प्रतिबिंब जो बना वास्तविक है, और इमेज यदि सीधा बन गए तो वो प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। इस तरीके से बता सकते हैं। आगे आपकी विशेषता में बताऊंगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये वस्तु की हमें अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अगर आप काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता बताना चाहते हैं, ठीक है, तो जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, ठीक है, इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद मैं एक बात आपको बता दूं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ी सी प्रतिबिंब की विशेषता देखते हैं। आभासी, देखिए जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में ये याद रखना है हमेशा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आप 10th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए इसमें एक मिरर बीच में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे वस्तु रखा गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है, रे आई टकरा के सब गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला कंडीशन आपको दिखा रहा है कि इसमें से आप कुछ विशेषता बता सकते हैं। दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। तो 1 नंबर विशेषता आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिएगा सब लोग। देखिए इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपके पास नोट्स हो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं 2 नंबर में आपको बता दूं, 2 नंबर में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। 3 नंबर में बता दूं, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। इस कंडीशन के बाद ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अपना पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में आप देखना चाहते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, और इस कंडीशन के बाद मैं एक बात बता दूं आपको, छोटा सा एक और छोटा सा बात आपको याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा अगर कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण
को नियत रखा जाए और समतल दर्पण को क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए थीटा, ये आपतित किरण नियत रखा जाए और जो दर्पण है उसको अगर थीटा घुमा दिया जाए, ठीक है, घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमने की दिशा में 2 थीटा कोण बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट आपको बता दूं, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ कंडीशन हमें जानना है। अगर अवतल दर्पण की हम बात करें, रे समांतर आएगी, टकरा के ऐसे आएगी, समझ रहे हैं बात। तो इस कंडीशन में यदि देखा जाए तो जब प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकरा के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये कंडीशन पहला बात याद रखिएगा। कोई भी पूछे आपसे कि जब वो कोई आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर वो सेंटर से ही आ रही है, वक्रता केंद्र से ही आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद इसी माध्यम से रिटर्न जाएगी। समझ रहे हैं बात, इसी माध्यम से रिटर्न जाएगी। ठीक है, 2 कंडीशन आपको याद हो गया। तीसरी यहाँ पे लिख भी दिया गया है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मैं इस पर डिस्कस करने अब चल रहा हूँ, इमेजेस पे डिस्कस करना है। याद रखिएगा, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अवतल दर्पण है, अनंत पे स्थित है, तो अवतल दर्पण के द्वारा उस वस्तु का बना प्रतिबिंब कहाँ होगा, कैसे होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ पॉइंट पे, नेक्स्ट पे। चलिए इस पे आते हैं। ये कैंडल जो है इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे होगी तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे एकदम, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से स्पष्ट भी कर दिया गया है, यहाँ स्पष्ट लिखा गया, इससे आप समझ सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु अनंत पर, यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब फोकस पर होगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा होगा, यानी बिंदुवत रूप में हमें दिखेगा। याद रखेंगे, अनंत पे वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पे। कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और बहुत छोटा बनाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे। यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर से सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट के बाद, वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र, यही बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर हो तो उसका कहाँ बनेगा। ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र बीच में है। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, आप समझ सकते हैं यहाँ पे इमेज बना है। ठीक है, ऐसे रे आई, हम लोग जानते हैं कि समांतर आएगी तो ऐसे आएगी, एक रे ऐसे जाएगी तो यहाँ से जाएगी और इसी पे रिटर्न आएगी, तो यहाँ पे दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इमेज इस तरीके से बनेगा। मैं फिर से बता दूँ, एक रे आपको ऐसे आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से मुड़ जाएगा, एक रे यहाँ से जाएगा और जिस पॉइंट पे ये दोनों काटेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, ये इमेजेज अगर आप इसके पहले वाला में देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको, एक रे इधर से जाएगा और इधर आएगा, क्योंकि जो भी समांतर रे जाएगी, आप समझ सकते हैं, तो वो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से वो गुजरेगी और मुख्य फोकस से गुजरेगी तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को जिस पॉइंट पर, उस पर उसका इमेज बनेगा। ये कंडीशन सब लोगों को पता है। तो 2 बात तो कर लिए हम लोग, नेक्स्ट पे डिस्कस करना है।